हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी जीडी का ये पार्ट 5 है। ये 5वीं वीडियो है जो एसएससी जीडी के लिए हम सीरीज़ चला रहे थे, उसकी ये 5वीं वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दही और सिरका का स्वाद खट्टा क्यों होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये खट्टापन इसमें अम्ल के कारण आता है। तो ये मेरा मेन पर्पज़, ये तो सब जानते हैं कि अम्ल के कारण है, लेकिन मेन पर्पज़ था आपको ये क्वेश्चंस बताना। चलिए देखते हैं इनके बारे में। ये क्या क्या है कि पहला पॉइंट है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस कुछ नहीं होता है, एक पेपर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है लिटमस पेपर होता है, उस पर यदि अम्ल डालोगे तो वो अपना रंग नीला कर देगा। और इसी का विपरीत क्षार है, क्षार लाल को नीला कर देता है। आपको याद रखना, अम्ल नीले को लाल करेगा और लाल को नीला करेगा, वो क्षार करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है जिससे इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसी पर ध्यान दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्रदान करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अम्ल की जो आपको अम्ल की क्रिया क्षार से कराओगे तो वो क्या देगा, वो लवण देगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यदि अम्ल की क्रिया आप धातु से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूध में, ये इंपॉर्टेंट है, दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस, आपको याद रखना है, दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण ये दूध को दही में बदल देता है। आपको ध्यान रखना है, दही में जो दूध दही में बदलता है, जम जाता है, वो लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया का कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक। हम आप मुझे बताइए कि जो गाय का दूध पीला होता है उसमें क्या पाया जाता है, किस कारण से पीला होता है? मैं आपको बताता हूँ। क्या वो केसिन प्रोटीन के कारण पीला होता है? आप ये बताइए मुझे, राइट या रॉन्ग? आप ये बताइए, केसिन है, ये सही है या गलत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। जो प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर भारत की नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप इनसे कुछ फैक्ट हैं वो भी देखिए। आपको पता होगा कि धुआंधार जलप्रपात इसी पर है, नर्मदा नदी पर है। और ओंकारेश्वर बांध, ये भी इसी पर है। ओंकारेश्वर, आपको ध्यान होना चाहिए, ओंकारेश्वर बांध परियोजना ये भी इसी पर है। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके फैक्ट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, ठीक। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया धुआंधार जलप्रपात है इस पर ओंकारेश्वर बांध है, इस पर ओंकारेश्वर। और नेक्स्ट है कृष्णा नदी का फैक्ट है। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। आपको इनके ओरिजिन या पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अब मैंने बताया कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी आप याद रखिए, घाट प्रवाह, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी, ये इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है। इसकी सहायक नदी हेमवती, अमरावती। ये कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और इसकी सहायक नदी हेमावती, ये हेमा होगा या हेमावती है, और अमरावती है, आपको याद रखना है। और ये कावेरी नदी क्या कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा में क्या फ़र्क है। गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा और इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, त्रयंबकेश्वर से हुआ है। इसकी सहायक नदी है पैनगंगा, बैनगंगा और वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपको याद रखना है किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये गोदावरी नदी की हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, एक मिनट, ये तो पश्चिम की ओर बहने वाली थी। इसमें क्वेश्चन में था कि पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे। और इस गोदावरी के बारे में एक और फैक्ट है, किसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको उससे पूछे कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वो इसी को कहते हैं, गोदावरी नदी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी सहायक नदियाँ आप याद रखना
कि इसकी सहायक नदियाँ हैं पैनगंगा और वैनगंगा और वर्धा, प्राणहिता तथा इंद्रावती। और लेकिन इसका फैक्ट है ये भी इसका ओरिजिन ध्यान रखना, त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि छठ पूजा मेनली कहाँ होता है। मेनली तो ये बिहार में फेमस ज़्यादा है, लेकिन ये यूपी में भी होता है। आपको याद रखना है, झारखंड, यूपी, बिहार इन राज्यों में होता है। और ये छठ पूजा है, ये सूर्य देवता प्लस उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो आपको याद रखना है, जिसे छठी मैया भी कहते हैं, छठी मैया कहते हैं इन्हें, छठ पूजा इनके लिए की जाती है। ठीक है, एक हिंदू त्यौहार है, आपको ध्यान रखना है। ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। आपको ये फैक्ट एज अ फैक्ट के रूप में याद रखना है आपको कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1920 में हुई थी। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेविस कप का संबंध किससे है? ये टेनिस से है। अब इस डेविस कप को याद रखना, ये डेविस कप पूछता है कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है, टेनिस। देखिए, स्पोर्ट्स से आजकल बहुत सवाल पूछे आ रहे हैं, जैसे कि किसी भी स्पोर्ट्स के उसकी आपसे ये लेंथ पूछ लेगा, चौड़ाई और लंबाई ये कितनी होती है, फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन कितना होता है, उस मैच के कितना लंबाई चौड़ाई का मैदान होता है। तो ये फैक्ट हैं। तो आपको मैं हर वीडियो में किसी न किसी के बारे में, खेल के बारे में थोड़े जानकारी देता रहूँगा, जिससे कि आपको बोरियत फील ना हो। ऐसा ना लगे कि हाँ, ये एक ही बार में यदि सभी स्पोर्ट्स के यदि करा दिए जाएँ तो थोड़ा बोरियत सा होता है कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ से कैसे ध्यान रखें। तो हर वीडियो में एक दो खेल के बारे में ज़िक्र करते रहेंगे, तो उससे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी और आपको याद करने में ईज़िली बहुत ईज़िली याद हो जाएँगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। अब आप ये भी ध्यान रखना कि डेविस कप का संबंध मैं यदि कभी भी एज अ होमवर्क पूछूँ तो आप मुझे बता देना कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो वो टेनिस से है। चलिए, आप टेनिस तो जानते होंगे, टेनिस कौन सा होता है खेल? होता तो एक रैकेट की तरह है, लेकिन उसमें बॉल से खेला जाता है। और ऐसे ही बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन में जो शटलकॉक होता है, उस शटलकॉक से खेला जाता है, जिसे चिड़िया कहते हैं, वो पंखों से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों द्वारा दिल्ली में कौन सा किला बनाया गया था जो मुगलों का 200 वर्ष तक मुख्य निवास स्थान रहा था? आपसे मेन पूछ रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? आप ये बताइए। ये बात लाल किले की हो रही है, 17वीं शताब्दी में बना था। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये इसका राइट आंसर है लाल किला। लेकिन एज अ फैक्ट के रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण तब कराया था जब उसने अपना मुख्यालय आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। शाहजहाँ मेनली आगरा में रहता था, लेकिन जब उसने आगरा से दिल्ली बसने का उसने अपना मुख्यालय निर्णय किया, तब उस टाइम पर उसने लाल किले का निर्माण कराया था। लाल किले का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, आपको पता होना चाहिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका अगला फैक्ट है, ये अलग है, तुगलकाबाद का किला। आप ये ध्यान रखिए, कुछ किले भी हैं। तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। अब आपको ये भी एक फैक्ट मिला कि गयासुद्दीन तुगलक किसके वंश संस्थापक थे? तो ये तुगलक वंश के थे। और श्री का किला खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा था। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा की लड़की यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से शादी की थी। तो एक रूप में ये इसका दामाद भी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपको पता होना चाहिए, मुगल काल में ये पांच लोगों ने शासन किया था कि गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड आप बताइए मुझे, 1206 से लेकर कितना था? 1290। एम आई राइट? 1290। खिलजी वंश टाइम पीरियड कितना था? 1290 से लेकर 1320। एम आई राइट? तुगलक वंश। अब इसका इफेक्ट बताइए कि ऐसा कौन सा वंश था इन पांचों में जिसका टाइम पीरियड सबसे अधिक था? वो तुगलक वंश ही था, तुगलक वंश। और तुगलक, सैयद और लोधी, इनका टाइम पीरियड भी आप मुझे बताएं कि क्या तुगलक वंश का, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, तुगलक, इसका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 तक था क्या? आप मुझे बताइए। और सैयद वंश, इसका टाइम पीरियड
1414 से लेकर 1451 तक था क्या, आप मुझे बताइए। और लोधी वंश, इसका टाइम पीरियड ये कितना, हाँ 1451 से लेकर 1526 तक था क्या। चलिए मैं आपको ऐसे ही मैं ओरल बता देता हूँ कि जो मैं इसमें लोधी वंश थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका संस्थापक कौन था, बेलो लोधी। लेकिन लास्ट रूलर पूछे इसका तो वो था इब्राहिम लोधी। क्यों, क्योंकि 1526 में ही बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो बाबर ने युद्ध लड़ा, बाबर ने इस इब्राहिम लोधी को इसी युद्ध में हरा दिया था। तो इस वजह से ये लोधी वंश यहीं पर समाप्त हो गया था। तो आपसे पूछे कि लोधी वंश का अंतिम शासक, तो वो इब्राहिम लोधी। आपसे ये भी पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। अब आपसे पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना था, तो आपको याद होना चाहिए कि 1451 से लेकर 1526 तक इसका टाइम पीरियड था। आपसे पूछेगा कि पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, तो वो मेनली 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में जगह पड़ती है, हरियाणा शायद, हाँ हरियाणा में ही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये कुछ एज ए फैक्ट हैं। अब पूछिए आपसे कि दूसरा पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। मेनली इसमें अकबर ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, अकबर तो मेन हीरो इसका तो बैरम खान ही था, लेकिन अकबर भी थे वहाँ पर, बैरम खान। तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है, काबिनी नदी किसकी सहायक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये कावेरी की सहायक नदी है। काबिनी, आप ऐसे इसे रिलेट करना बहुत आसान है। ये देखिए कावेरी और काबिनी, ये काव तक ये सेम आ रहा है, तो काबिनी कावेरी ये एक दूसरे से रिलेट है। तो काबिनी नदी किसकी सहायक है, तो कावेरी नदी की सहायक है। आपको ऐसे याद रखना है, काबिनी नदी किसकी सहायक है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके फैक्ट हैं कुछ। कावेरी नदी की लंबाई 805 है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 805 है। मैं देखना कि अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ उनकी लंबाई सबकी बता दूंगा कितनी किसकी है। तो अभी इसमें कावेरी की बता दी, और अगली वीडियो में गोदावरी, कृष्णा, ये मेन जो साउथ की नदियाँ वो थोड़ी उनकी आप लेंथ थोड़ी याद रखना, क्योंकि आपको गंगा की पता होगी 25-25 है, सबको पता है। और 2900 के आसपास ब्रह्मपुत्रा की है, आपको ये पता है। लेकिन ये जो है हमारी साउथ की, इनकी भी आपको याद रखनी है, इनकी भी पूछता बहुत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, ये मैं बता चुका हूँ अभी, ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है हेमवती और काबिनी और अमरावती। मैंने उस टाइम अभी थोड़ी देर पहले हेमावती और अमरावती बताया था, अमरावती, लेकिन ये काबिनी भी आप याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, हेमावती, काबिनी, अमरावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट क्या है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए क्या फैक्ट है। और ऊपर एक सवाल था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन किस तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली। ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन में अलग है। वो जो नदी थी नर्मदा, वो पश्चिम की तरफ बह रही थी इस तरफ, और ये जो नदी है ये पूर्व की तरफ बहेगी। तो आपसे ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नो डाउट गोदावरी होगी। लेकिन जब आपसे ये पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो आप नर्मदा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन था, आप ये कहें कि उसमें नर्मदा आंसर था, इसमें गोदावरी है, लेकिन उसमें नर्मदा वाले में ये था कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, और इसमें है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछी है इसमें, तो इसलिए यहाँ गोदावरी होगा, यहाँ पर नर्मदा होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि इसे वृद्ध गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा। मैं बता चुका हूँ गोदावरी क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, दूसरी गंगा, तीसरी ये। तो आपको याद रखना है कि गोदावरी भारत की पूरे ओवरऑल भारत की बात की जाए तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट फैक्ट है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। आपको ये मैं 2 चूक बता चुका हूँ कि कावेरी की कितनी है, 805, गोदावरी की कितनी है, ये 1465 है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें इन 2 को। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-1 ऐसे ही करा दूंगा, तो आपकी वो जो इनकी लेंथ है और ये कहाँ से ओरिजिन है, ये सब कवर हो जाएंगे। तो आने वाले एग्जाम में जो जीडी में अभी भी टाइम है, तो उस टाइम तक आपको नदियों से या इसकी भूगोल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेता चलूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी आपको ये डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े कि मैंने ये पढ़ा नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है या किस भाग में है, तो ये मेनली भाग 4 में है। तो भाग 4 का
आपको बता दूँ 36 से लेकर 51 तक प्रावधान है, ये 36 से 51 तक है। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, ऐसे ही भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, इसमें क्या है डीपी एसपी हैं। 2 में क्या है, नागरिकता है, कहाँ से है 5 से 11 आपको याद रखना है, ठीक है, नागरिकता है। अब ऐसे ही भाग 4 ए में क्या है, 4 का मौलिक कर्तव्य हैं, 4th का मौलिक कर्तव्य। आप मुझे बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, क्या रूस से लिए गए हैं, और लिए गए तो किसकी समिति के आधार पर जोड़े गए, सिफारिश पर, तो वो सरदार स्वर्ण सिंह। अच्छा ये बताइए किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, क्या 72वें से जोड़े गए थे या 42वें से, 1972 में 42वें संविधान संशोधन से, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीपीएसपी कानून का द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप प्रवर्तनीय शब्द का अर्थ ना समझ पा रहे हो, लेकिन मैं बताता हूँ। प्रवर्तनीय का मतलब सीधा सा हिंदी, शुद्ध हिंदी समझिए कि आप यदि आपका कोई भी 36 से लेकर 51 के बीच अनुच्छेद में जो भी वर्णित है, यदि उनमें से आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आप कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा मौलिक हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत है, ये हमें क्यों नहीं दी जा रही है सुविधा। तो आप उस चीज़ की आप डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमें ये मौलिक अधिकार की तरह दी जानी चाहिए, वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, इसका ये कारण है, ये मतलब अर्थ है इसका। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट फैक्ट है 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से है। 44 मैंने आपको बता दिया। 45 किससे है, 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 46 पोषण से कमजोर वर्ग के लोगों से। 47 किससे संबंधित है, 48 किससे, ये आप मुझे 49 बताइए। 49 मैंने आपको ये रेट करके बताया था कि अब तो 8 अजूबे हो गए, 8वां अजूबा किसे जोड़ा गया है, आप ये बताइए। क्या अंकोर वाट मंदिर को जोड़ा गया है, अंकोर वाट का जो कंबोडिया में मंदिर है अंकोर वाट, क्या उसे 8वां अजूबा जोड़ा गया है, आप बताइए मुझे। तो पहले 7 अजूबे थे, तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। तो 49 में जो आर्टिकल में क्या कहा है कि इमारतें इनके जो हमारे मोनूमेंट होते हैं उनका संरक्षण, तो मोनूमेंट 7 ही थे। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, वर्ड में 7 अजूबे थे। 7 का वर्ग 49, तो 49 में हमारे अनुच्छेद में था कि हमें जो मोन्यूमेंट है उनका संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह आप रीड करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असमतापी या कोल्ड ब्लडेड जंतु कौन से हुए हैं, तो वो जैसे ये ऑप्शन में थे आपके, मगरमच्छ भी था ऑप्शन में, तो मगरमच्छ था, सर्प था, ऐसे कर कुछ और ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ मैंने उसका आंसर लिया है, ये खरगोश है। कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, ये गर्म खून, समतापी असमतापी, ये क्या होता है आप इससे समझिए। देखिए समतापी जंतु वे जंतु होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब ये है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, ये इसमें लिखा है जंतु वे होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे मौसम बदला उनका तापमान भी बदल गया, तो ये वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और इसी के विपरीत समतापी जंतु वे हैं जो गर्म खून के कहते हैं समतापी, जैसे पक्षी है, स्तनपायी है, हम लोग हैं, जिनके शरीर का तापमान काफ़ी अधिक होता है, जो अधिक नहीं बदलता और आसपास के तापमान से प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई भी समतापी है या गर्म खून का है, तो उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो मौसम के अनुसार चेंज नहीं होता, वो थोड़े बहुत मायने में होता है, लेकिन इतना नहीं चेंज होता है। और जो असमतापी होते हैं, उन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका जो तापमान है वो मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है। तो बस ये इसमें है। और उदाहरण देख लें इसके, तो ये देखिए इसमें जो कोल्ड ब्लडेड हैं, ये खरगोश, ये कोल्ड ब्लडेड है, और ये नहीं है, ये बाकी के जो कौन है, ये आप देखिए आसपास के प्रभावित नहीं होते हैं। और ये जैसे कहाँ है, पक्षी हो गए और स्तनपायी हो गए, ये लोग स्तनपायी में जो स्तनपायी होते हैं वो, और ये पक्षी हो गए, तो ये समतापी में आते हैं, गर्म खून में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी स्टेपीज है, आपको पता होगा, और फीमर है। लेकिन स्टेपीज ये कहाँ पर है, ये कान में है, ये कहाँ पर है, जांघ में है। और स्टेपीज के अलावा भी इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, कान में छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं, उसमें मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डियाँ होती हैं, आपको याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ये ध्यान नहीं है, मे भी CGL के में पूछा गया था, हाँ CGL, कि कान की 3 हड्डियों के नाम बताइए। तो मेनली तो बच्चों को ये पता होता है कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, लेकिन ये 2 हड्डियाँ और मुख्य हैं कि मेलियस और इनकस और स्टेपीज। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? वो हर्षचरित है। हर्षचरित आपको याद रखना है। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित है। अब कुछ फैक्ट देखिए हर्षचरित और इससे संबंधित कि हर्षचरित्र भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और वो वर्धन वंश के थे। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर्षवर्धन, ये इनके नाम में ही वर्धन है, तो ये वर्धन वंश के थे। इनका टाइम पीरियड पूछे तो वो है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। अब पूछे आपसे कि हर्षचरित्र किनके दरबारी थे, तो वो हर्षवर्धन के ही थे। देखिए यहाँ भी हर्ष आ रहा है, यहाँ भी हर्ष आ रहा है, तो आप ऐसे समझिए हर्षचरित्र जो है वो हर्षचरित्र के सम्राट हर्षवर्धन की ही जीवनी है। हर्षचरित्र है ये हर्षवर्धन की जीवनी है। यहाँ से हर्ष लिया, यहाँ हर्ष का ही चरित्र, तो हर्षवर्धन का चरित्र हो गया। तो ये ठीक है। ये रचना किसकी है? ये मैन है, तो ये किसकी है? बाणभट्ट की है। आपको याद रखना है बाणभट्ट की रचना कौन सी? हर्षचरित्र। तो आपसे पूछेगा कि बाणभट्ट किसके शासनकाल में या किसके टाइम पीरियड में थे, तो वो किससे संबंधित है ऐसे पूछ रहा था, तो वो हर्षवर्धन के यहाँ थे, ठीक है, उसके शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह बाणभट्ट की पहली रचना थी और संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्य रचनाओं के लेखन की शुरुआत का प्रतीक है। ये बाणभट्ट की पहली रचना थी, आपको इतना याद रखना है, इसे छोड़िए। ये देखिए आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये पाणिनि है। आपको याद रखना है पाणिनि। पाणिनि कौन है? ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। आपको याद रखना है पाणिनि कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक। एक चीज़ और बता दूँ, जो पाणिनि है, हाँ पाणिनि, व्याकरण का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। व्याकरण, आपको ये फैक्ट, इसे आप क्लियरिफाई कीजिए आप। पाणिनि, यस ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि पाणिनि जो है इन्हें व्याकरण का जन्मदाता कहा जाता है। व्याकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम, सॉरी। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास ने लिखा है, जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। आपको ये याद रखना है मेनली कि मालविकाग्नि मित्रम किसका नाटक है, तो ये कालिदास जी का नाटक है। अब कभी कभी ज़्यादा डीप चला जाता है तो ये पूछ लेगा कि ये किसके घटना, इसमें किसकी घटना का वर्णन मिलता है, तो ये पुष्यमित्र शुंग की घटनाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो ये असम में है। आपको पता होगा दार्जिलिंग की ये यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, ठीक है, आपको याद रखना। इसे जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग, ठीक है। इसे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पहाड़ियों की रानी कहते हैं। ये दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं इसे पहाड़ियों की रानी कहते हैं। यह क्षेत्र तिस्ता नदी द्वारा अपवाहित है। यहाँ पर जो पानी आता है या प्रवाहित होता है वो तिस्ता नदी के द्वारा होता है। यहाँ पर कहाँ की बात चल रही है? दार्जिलिंग की पहाड़ी चल रही है। कहाँ पर है ये? असम में। अब मुझे बताइए माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप ये है तो असम में, मैंने बता दिया, लेकिन किस नदी पर है आप ये बताइए। क्या ब्रह्मपुत्र पर है? आप इसे मुझे बताइए, क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजा के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। आपको बता दूं कल्हड़ एक लेखक हैं, वो आपके सामने ही है, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है मेनली ये कहाँ के लोगों के बारे में इन्होंने लिखा, तो ये कश्मीर के लोगों के बारे में लिखा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कल्हड़ ने अपनी जीवनी या कुछ भी सही उसमें किन के बारे में जिक्र किया, तो इन्होंने कश्मीरी लोगों के बारे में जिक्र किया है। तो इनकी आपसे पुस्तक बहुत पूछता है कि राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है, तो वो कल्हड़ साहब की है, कल्हड़ जी की राज तरंगिणी। आपसे पूछे राज तरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन है, तो वो कश्मीर लोगों का, कश्मीर का वर्णन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी, तो वो हमारे देश भारत ने की थी। 1951 में पहले एशियाई खेल हुए थे तो भारत ने उसमें मेज़बानी की थी। कहाँ पर की थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, आपको बता दूं नई दिल्ली में की थी। दोबारा कब की भारत ने? 1982 में। 1982 नई दिल्ली। तब ये पहला संस्करण था जब भारत ने नई दिल्ली में 1951 में की थी इसकी मेज़बानी। लेकिन जो 1982 में था वो 9वां संस्करण था, तब भारत ने इसकी वो की थी, अध्यक्षता की थी भारत के, इसी मेज़बानी भारत ने की थी। इसी तरह से देखिए एशियन गेम की मेज़बानी की। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। ऐसे इसमें ये क्या करा कि 19वें नंबर के जो अभी एशियाई खेल हुए थे 2023 में, वो 19वें नंबर के लिए। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने जीते 107, यानी कि 107 पदक भारत ने जीते, 107 पदक, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और ये 41 ब्रॉन्ज। आपको ये डाटा याद रखना है कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे अभी जो एशियन गेम्स हुआ था, उसमें टोटल 107 पदक जीते। इसमें से 28, 38 और 41 इतने पर बात टूटी।
28, 38, 41 आपको याद रखना है। अब आप ये कैसे जानोगे 28, 38, 41 में कौन सा गोल्ड है? तो आप ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई बोले 28, 38, 41 तो पहले गोल्ड का नाम आएगा, उसके बाद सिल्वर का नाम आएगा, तब ब्रॉन्ज का नाम आएगा। ठीक है, तो ऐसे 28, 38, 41 बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब 28 स्वर्ण पदक थे, 38 इसमें सिल्वर थे, और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक 41 थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, मेन पॉइंट, भारत का इसमें स्थान कौन सा था? चौथा था। ठीक है, आप बताइए पहला किसका था? क्या चाइना था जिसने 203 सिर्फ गोल्ड ही जीते थे क्या? आप मुझे बताइए। टोटल 383 थे क्या? आप बताइए। दूसरे पर कौन था सेकंड नंबर पर, और थर्ड पर कौन था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये सिस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये सिस्मोग्राफ हो गया, फिर रिक्टर पैमाने का क्या उपयोग है? रिक्टर पैमाना क्या है? आप ये मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर शायद में लिखा भी है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, रिक्टर है। रिक्टर पैमाने की खोज 1930 के दशक में हुई थी, और 1970 में इसका यूज करना बंद कर दिया गया था। चलिए ये तो मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि रिक्टर पैमाने और सिस्मोग्राफ में क्या अंतर है, तो आप इस चीज़ को खुद से पढ़ना, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ कि होता कुछ नहीं है। कि जो इसमें ये क्या है कि भूकंप की जब तीव्रता की बात आ जाए तो वो रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, और यदि भूकंप कितना है कि भूकंप का पता लगाने के लिए भूकंप है भी या नहीं, वहाँ सिस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद उपवेद किस वेद से संबंधित है? ये जो आयुर्वेद एक उपवेद है, आपको याद रखना। आयुर्वेद क्या उपवेद, ये किस वेद के अंतर्गत आता है? ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। आप ये ना समझें कि आयुर्वेद से लगा कर आप यजुर्वेद लगा दें, नहीं, ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसके कुछ फैक्ट देखिए कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? चरक और सुश्रुत थे। चरक और सुश्रुत आपको याद रखना है। और चरक से क्या है? चरक द्वारा लिखी चरक संहिता, इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। उसमें चिकित्सा का उल्लेखनीय एक पुस्तक है जो चरक संहिता है, वो किसने लिखी है? चरक ने। चरक कौन थे? एक वैद्य मान लीजिए आप, चिकित्सक डॉक्टर, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। ऐसे ही सुश्रुत थे, सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता, इनकी चरक संहिता, इनकी सुश्रुत संहिता विस्तृत सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। ये सर्जिकल यानी चीड़ फाड़ की चीज़ें मिलती हैं इसमें, कि कैसे ऑपरेशन करना, कि किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी करनी है। आपको बता दूं प्लास्टिक सर्जरी भी सबसे पहले भारत में ही हुई थी, भारत में ही आविष्कार किया था इसका। तो ये इसमें सुश्रुत संहिता मिलती है। आपको याद रखना है कि सर्जिकल किस में मिलती है? सुश्रुत संहिता में। और चरक संहिता में क्या मिलता है? तो इसमें चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का आविष्कार माना जाता है, आविष्कारक। तो धन्वंतरी साहब कौन थे? तो इन्हें चिकित्सा का आविष्कारक माना जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ कितनी है। मैंने बता दिया आपको। प्राचीन भारत में 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। और चरक ने चरक संहिता लिखी जिसमें चिकित्सा का उपयोग वो मिलता है उल्लेख। और ऐसी सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, इसमें सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और धन्वंतरी साहब थे, धन्वंतरी को इन्हें आयुर्वेद का चिकित्सा आविष्कारक माना जाता है इन्हें। ठीक है, आशा करूँगा ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट ये अच्छा लगा हो, तो इसे आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपसे अभी बीच जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि मुझे भी पता है ये टाइम थोड़ा प्रेशियस होता है। एवरी पर्सन जो ये प्रेशियस होता है, ये कीमत हमेशा टाइम की है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये आपका कोई भी समय बर्बाद हो, तो इसलिए मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं भी इसी छोटी सी पहल में थोड़ा मेरा भी मोटिवेटेड रहूँगा इस चीज़ से, तो आप मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए फिर से यहाँ नेक्स्ट ये इतने ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।